दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं पीपुल बिल। बिहार में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा तो नहीं अभी तक हुई है, लेकिन इसके पहले ही अभी से ही माहौल बहुत गर्म हो गया है। राजनीतिक जो सरगर्मी है वो चरम सीमा पे पहुंच गई है अभी से। और इसमें जो सबसे ज़्यादा खास चर्चा हो रही है, जो परंपरागत रूप से प्रतिद्वंदी गठबंधन है, उनकी उनकी चर्चा उतनी नहीं हो रही जितनी चर्चा प्रशांत किशोर की हो रही। लोग अब तो जो मुख्य धारा की मीडिया के जो हैं पत्र पत्रिकाएं हैं, उनमें इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या जो प्रशांत किशोर हैं, जिन्हें संक्षिप्त में पीके के नाम से संबोधित किया जाता है, क्या वो बिहार के अरविंद केजरीवाल साबित होंगे? क्या जो है वो ये लोग जो परंपरागत प्रतिद्वंदी गठबंधन है उनको नकार के और उनको खारिज करके और उनमें अपनी उम्मीदें देखेंगे, जिस तरह से 2013 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने देखी थी? क्या उस तरह की उम्मीदें लोगों को दिखाई देने लगी हैं प्रशांत किशोर के अंदर? ये इस बात की चर्चा बहुत शुरू हो गई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल बहुत घात थे और अरविंद केजरीवाल ने एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से मूवमेंट शुरू किया। अन्ना का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी और वो सोच रही थी और आरएसएस सोच रही थी कि हम उनका केजरीवाल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल उनका इस्तेमाल करके ले गए दिल्ली तक, लेकिन वो नहीं, उनका विस्तार वहाँ तक नहीं हो पाया। वहाँ वैसे तो संघ का और भाजपा का भी उद्देश्य पूरा हो गया कि जिस ढंग से कांग्रेस को उन्होंने बदनाम कर दिया था और बाद में जो उनके द्वारा लगाए गए आरोप थे वो अदालत में कहीं टिक नहीं पाए और वो झूठे साबित हुए। कैग के जो समय के थे चीफ, उन्होंने बाद में ये मान लिया कि हाँ उनकी रिपोर्ट सही नहीं थी। तो ये पूरा एक साजिश के तहत एक काम का ये काम हुआ था अरविंद केजरीवाल का, जिसमें दोनों के काम सड़ गए थे। अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री बनने का सपना दिल्ली का पूरा हो गया था और उसके और एक बाद में एक और राज्य में भी उनको सत्ता मिल गई थी, पंजाब में। लेकिन अब उनकी ग्रोथ रुक गई, अब उनकी कलई खुल गई है। ये एक तरह से ये कहा जाए कि जो मध्यम वर्ग को जो लुभाने वाली जो सफ़ेद पोश मध्यम वर्ग है, उसको जो मुद्दे रास आते हैं ये जो है वो उन मुद्दों की एक है, उनकी ग्रोथ की एक सीमा है। तो वो ग्रोथ अरविंद केजरीवाल की अब रुक गई है। लेकिन हमारा मकसद अरविंद केजरीवाल की चर्चा करना का नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल की तरह ही लोगों ने, जिस तरह वो विसिल ब्लोअर बन गए हैं प्रशांत किशोर, तो क्या उनमें भी जैसे दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल में देखी थी नई उम्मीदें, क्या बिहार के लोगों को भी उसी ढंग की उम्मीदें दिखाई देने लगी? क्या वहाँ पर जो मध्य वर्ग को लुभाने वाला के जो फार्मूले जो दिल्ली में कामयाब हुए थे, क्या उन फार्मूले के इस्तेमाल से ये जो प्रशांत किशोर है ये बिहार की सत्ता को हत्या ले जाएंगे? अब बिहार में और जो लोग इस बात की चर्चा करते हैं उनको ये समझ में आना चाहिए कि बिहार की स्थितियों में और दिल्ली की स्थितियों में बहुत अंतर है। दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन महानगर है, उसमें सब तरह के लोग रहते हैं, उसमें बहुत डाइल्यूट हो चुकी जातिगत चेतनाएं, जातिगत मुद्दे और तमाम सामाजिक मुद्दे हैं, वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो चुके हैं। तो उसमें एक उसी ढंग का एक शहरी वर्ग तैयार हो गया है। तो वो जो है भ्रष्टाचार के विरोध में कोई अगर मुहिम खड़ी हो तो वो उसको ऐसा मुद्दा उसको बहुत छू जाता है। लेकिन जो जो, जो ये सारे के सारे सुपरफिशियल मुद्दे हैं जो मध्यम वर्ग को आकर्षित करते हैं। सवाल बात का है कि सब सुपरफिशियल मुद्दों से उन सवालों का जवाब नहीं मिल सकता जो प्रगति के रास्ता पर आगे बढ़ते समय जिनसे भारत जैसे देश में समाज को जूझना पड़ रहा होता है। तो वो स्थिति नहीं है बिहार में, वो स्थिति है। इसलिए बिहार में
बिहार में अस्मिता की जो राजनीति है वो अभी भी बहुत प्रभावी है। तो और वो उसको वहाँ प्राथमिकता मिलती है इस ढंग के मुद्दों को। तो हो सकता है कि एक प्रशांत किशोर भी वहाँ एक अपना एक स्पेस उनका भी एक बन जाए, वो भी एक स्पेस पर वो काबिज हो जाए, प्रशांत किशोर के लिए भी एक स्पेस तैयार हो जाए। हो रहा है, ये हो सकता है, ये हो रहा है और हो भी रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर कुल खिला पाएंगे अरविंद केजरीवाल की तरह, जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में खिला दिया। राजनीति के समझदार लोग जो है वो इस बात को नहीं मानेंगे। अब हम प्रशांत किशोर की पूरा जो राजनीतिक सफ़र है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लें। प्रशांत किशोर ने उसके पहले तो संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया था और संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करते हुए उन्होंने अफ्रीकन देशों में भी स्वास्थ्य सेवा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्वास्थ्य सेवा का कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने लिया। और उसके बाद में वो 2011 में राजनीति में आ गए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और उनके बीच में भी राजनीति की रणनीतियों का आदान प्रदान हुआ। तो शुरू में उनका भी सहयोग रहा अरविंद केजरीवाल के अभियान के बाद में। और उसके बाद में ये हुआ कि 2014 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, तो वो लोकसभा के चुनाव में उन्होंने अपनी सेवाएं मोदी को दी। हालांकि कहा यह जाता है कि उसमें उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, जो भी हो, लेकिन उन्होंने अपनी सेवाएं मोदी को दी। और जो एक मध्यम वर्गीय राजनीति में तो तमाम इस तरह ऐसे जो इवेंट किस्म के नुस्खे हैं वो बड़े कामयाब रहते हैं। तो वो उन्होंने वो नुस्खे चलाए, वो नुस्खे उनको दिए। जैसे जो है उनकी 3D सभाएं, मोदी की चाय पे चर्चा है, और इस ढंग की जो है और रन फॉर यूनिटी और सोशल मीडिया का बहुत ही एक तरह से रणनीतिक तरीके से इस्तेमाल। तो ये उन्होंने इन मुद्दों के माध्यम से योगदान दिया। तो 2014 में जब ये जो रिजल्ट आया जिसमें मोदी को बेहतरीन सफलता मिली और पिछले 10 वर्षों से काबिज मनमोहन सिंह की सरकार एक बिल्कुल एक तरह से तिनके की तरह बिखर गई। जैसे कोई तेज हवा का जो तेज आंधी चले और उसमें कोई जो है बड़े बड़े दरख्त भी गिर जाते हैं और बाकी तो सब कुछ जो है तिनका होके उड़ जाता है। तो उसी ढंग से बुरा हाल कांग्रेस का हुआ उस चुनाव में। तो ये उस चुनाव में लोग ये श्रेय दे रहे थे कि मोदी की अपनी वक्तव्य शैली तो थी, बाकी सब कुछ थी, लेकिन सबसे बड़ा काम उसमें किया वो था कि प्रशांत किशोर ने किया। तो प्रशांत किशोर एक ऐसे चमत्कारिक रणनीतिकार के रूप में स्थापित हो गए जो जहां हाथ डाल दें वो जैसा परिणाम चाहें, जैसा राजनीतिक परिणाम चाहें, जैसा चुनावी परिणाम चाहें वो निकाल के दिखा सकते हैं। वो जहाँ पे भी हाथ डालेंगे वहाँ वो पानी निकाल के दे सकते हैं, वहाँ पर राजनीतिक विजयश्री का परिणाम निकाल के दे सकते हैं। तो 2014 में ये स्थापित हुआ और उस समय मोदी भी उनके बड़े मुरीद हुए और वो मोदी भी इस बात के लिए लालायित हुए कि हम स्थायी तौर से प्रशांत किशोर को अपनी टीम में जोड़ सके। उनको मंत्री पद का ऑफर भी दिया गया, लेकिन ये सब कुछ उन्होंने इससे जो है उन्होंने इसको ठुकरा दिया। मंत्री पद का ऑफर स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनकी तो निगाहें कहीं दूर तक थी। तो इसलिए वो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ये मंत्री पद स्वीकार कर लेंगे मोदी जी के अंडर में और हमारे ऊपर छाप लग जाएगी, तो हम जो जिस ऊंचाई पर तक पहुंच सकते हैं, हमारा इशारा उसी तरफ है कि केजरीवाल ने जो शुरुआत की थी, तो जिस ऊंचाई तक पहुंचने का उन्होंने सपना देखा था, अब वो तो खैर अब तो लगता है कि वो गूलर का फूल उनके लिए साबित होने जा रही। उस ऊंचाई पे तो पहुंच नहीं पाएंगे। पंजाब अगर उनको मिल गया तो उसके बदले में दिल्ली चला गया जो उनका मूल आधार था। तो अब उसके बाद दिल्ली में वो कभी वापसी कर सकेंगे, इसी में बड़ी मुश्किल दिखाई दे रही। और पंजाब में तो वो अपनी शक्ति अपनी सत्ता गवा देने की स्थिति में। लेकिन एक ये था कि इन्हें भी बहुत
टूर के सपने संजो रखे थे, तो इसलिए उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और 2015 में इन्होंने क्या काम किया कि ये इनको अपनी एक छवि पुष्ट करनी थी कि वो जहाँ है पीके जीत है वहाँ, ये एक इस धारणा को पुष्ट करना था। तो इसलिए उन्होंने अब की बार पाला बदल दिया। बिहार विधानसभा की जो 2015 के चुनाव थे उसमें जो कांग्रेस का और जेडीयू का और जो इसका आरजेडी का जो गठबंधन था वो इसका उन्होंने सहयोग दिया। बाकी तो लोगों ने ज़्यादा भाव नहीं दिया सहयोगी दलों ने उनके जेडीयू के, लेकिन जेडीयू ने उनको बाकायदा एंगेज किया। और उसके बाद में उस चुनाव में ये हुआ कि मोदी, तब तो मोदी के प्रति लोगों की जो दीवानगी है वो मामला ताज़ा था। तो ये दिखता था कि मोदी को प्रशांत किशोर भी उतर आए तो अभी मोदी के प्रति ये दीवानगी का जो आलम है उसकी वजह से बिहार को भी सर कर ले जाएगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2015 के चुनाव में अब जिस तरह जब वो जेडीयू के सारथी बने तो फिर दोबारा जेडीयू के हाथ में सत्ता आ गई और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को मुँह की खानी पड़ी। ये 2014 में जो उसके पहले जो 2013 में जो शिकस्त खानी पड़ी थी दिल्ली में उस स्वर्णिम काल में मोदी को, तो एक झटका तो वो दिल्ली के मतदाताओं ने दिया था। और उसके बाद में दूसरा झटका है, उससे बड़ा झटका दिल्ली के मतदाताओं को झटका तो वो झेल गए थे कि चलिए ठीक है, लोकसभा चुनाव में तो हमें पूरी सीटें मिली हैं, विधानसभा का चुनाव में लोग चाहते कि राज्य में केजरीवाल की सत्ता चले, तो ये हो गया। तो वो तो उसके रूप में विश्लेषण भी हो गया था। तो कोई बहुत ज़्यादा उनकी जो उस पर प्रभाव नहीं पड़ा था, उनकी अपनी मोदी की अपनी ग्रोथ पर, मोदी की जलजली पर उसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन इसका प्रभाव जरूर हुआ। तो फिर एक बार तो फिर जो प्रशांत किशोर और ज़्यादा उभर गए। प्रशांत किशोर को एक जादू की पुड़िया प्रशांत किशोर में लोगों को जादू की पुड़िया नज़र आने लगा। तो फिर प्रशांत किशोर के हौसले और ज़्यादा बढ़ गए और प्रशांत किशोर धीरे धीरे एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में स्थापित होने लगे कि जो जनता का रुख जिधर चाहे उधर मोड़ दें। हालांकि लोगों ने इस बात पे गौर नहीं किया कि अगर जब प्रशांत किशोर की बहुत ही प्रशंसा का दौर था, जब प्रशांत कुमार की कामयाबी के गीत गाए जा रहे थे, तो लोगों ने उस समय ये गौर नहीं किया कि अगर प्रशांत कुमार की वजह से ही उस महागठबंधन को इतनी बड़ी सफलता मिली होती तो एंगेज तो उनको जेडीयू ने किया था, तो सीटें तो जेडीयू को ज़्यादा मिलनी चाहिए थी। लेकिन सीटें तो जेडीयू को तो केवल 71 सीटें मिली, सीटें तो ज़्यादा आरजेडी को मिली। बल्कि ये हुआ कि आरजेडी की वजह से जेडीयू को लाभ हुआ, जेडीयू की वजह से आरजेडी को कोई खास लाभ नहीं हुआ। जो उस समय का जो एक चूक की थी आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा संबंधी बयान देके उसको इतना ज़्यादा तूल पकड़वा दिया और इतने आक्रामक ढंग से उसके बाद में वो सामाजिक न्याय की राजनीति का हथियार को इतने आक्रामक ढंग से उसने आरजेडी ने संभाला कि उसमें फिर भारतीय जनता पार्टी जो अस्मिता की राजनीति थी उसमें इतना ज़्यादा वो आगे बढ़ गई आरजेडी कि वो मुख्य कारण बना भारतीय जनता पार्टी के पराजय का, न कि उनके जो टूटके थे प्रशांत किशोर के। लेकिन तो आरजेडी ने तो कोई भाव उनको नहीं दिया प्रशांत किशोर को। पर नीतीश कुमार के बारे में तो ये जाहिर ही है कि नीतीश कुमार की वर्ग चेतना जो उनकी तरफ जो अन्य लोग थे, सामाजिक न्याय की अन्य शक्तियाँ थीं, वो उनकी तरफ उनकी वर्ग चेतना बहुत प्रखर नहीं थी। वो बड़े ढुलमुल और बड़ा आदर्शवाद उनके ऊपर हावी रहता है और इसलिए वो एक तरह से
उनको सामाजिक न्याय के मामले में, सामाजिक न्याय के मोर्चे पर उनको सुग्रीव और विभीषण की परंपरा का नेता माना जा सकता है। इसी कारण से जब बिहार में लालू की सत्ता की वजह से जो सामाजिक यथार्थवादी तबके थे, जब उसमें बहुत घबराहट पैदा हो गई थी, तो उसने आपात धर्म के नाम पे, वहाँ तो आपात धर्म चलता है, वो जो यथास्थितिवादी शक्तियाँ हैं वो आपात धर्म का मतलब जानती हैं और वो उनकी वो उस नुस्खे का इस्तेमाल करना भी जानती हैं। तो वो कई बार इतिहास में हुआ, तो उन्होंने उस बार भी ये कहा कि एक आपात धर्म के तौर पे हम अभी नीतीश कुमार को ढो लेंगे। तो उनको उस समय नीतीश कुमार का चेहरा बड़ा लुभावना लगा, तो उनका एक साथ मिल गया, क्योंकि नीतीश कुमार को उनको पता था कि नीतीश कुमार की जो आदर्शवादी सोच है और नीतीश कुमार का जो धुलमुल रवैया है, तो वो लालू की तरह कोई सामाजिक तख्ता पलट करने का कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए यथास्थितिवादी शक्तियों ने सोचा नीतीश कुमार से निभ जाएगी, और नीतीश कुमार अपनी कमजोर चेतना के कारण वो भुलावे में आ गए और उनकी कृपा पर अपने आप को धन्य महसूस करने लगे। तो जब वो आरजेडी के साथ में भी जुड़े, दोबारा फिर से जनता दल से ही, जनता दल में तो सभी एक साथ थे, लेकिन अब बाद बीच में जब अलग हो गए तो फिर आरजेडी के साथ में वो जो जुड़े, तो तब भी उनकी चेतना का तो वही हाल था जो पहले था। वो चेतना के स्तर पे तो वो एक बेहद कमज़ोर नेता के रूप में ही आके जाएंगे। तो वो जो है वो उनने भाव नहीं दिया, लेकिन वो मुरीद बन गए बहुत ज़्यादा नीतीश कुमार उनके जो है प्रशांत किशोर के। अब प्रशांत किशोर में और ज़्यादा उत्साह पैदा हो गया, ये जो दूसरा ट्रायल कामयाब हो जाने की वजह। अब उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर ने ये ठाना कि अब हम कांग्रेस जैसी मरी हुई पार्टी, उत्तर प्रदेश में जो मरी हुई पार्टी के तौर पे कांग्रेस पहुंच चुकी थी, तो हम वहाँ पे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अब पुनर्स्थापित करके फिर एक चमत्कार दिखाएंगे। तो फिर लोगों को विश्वास हो जाएगा कि पीके के आगे कुछ नहीं है, और वो हमारे आगे के मंसूबों को की पूर्ति में, अरविंद केजरीवाल के जैसे मंसूबे थे उस टाइप के मंसूबे, हमारे मंसूबे की पूर्ति में फिर वो ये स्थिति सहायक बनेगी। तो फिर वो 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव था, उसमें वो कांग्रेस से जुड़ गए। अब प्रशांत किशोर जो है के बारे में ये भी लोगों को पता होना चाहिए कि प्रशांत किशोर वैसे अपनी नाम के साथ में अपने सरनेम का उल्लेख नहीं करते, लेकिन प्रशांत किशोर का सरनेम पांडे है। तो जब पांडे उनका सरनेम है, तो फिर उनकी जो वर्ग चेतना है वो उसमें सामाजिक न्याय के मामले में, सामाजिक न्याय के संदर्भ में उनकी वर्ग चेतना किस तरीके से काम करती हुई इसका अनुमान किया जा सकता है। तो उन्होंने उसी वर्ग चेतना के चक्कर में, उसी अपनी जो वर्ग दृष्टि की वजह से वो उन्होंने गफलत कर दी। उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ये मशवरा दिया कि उत्तर प्रदेश में अगर आपको पुनर्स्थापित होना है तो आपको ब्राह्मण चेहरे को किसी को आगे करना पड़ेगा। अब कांग्रेस ने कहा कि अब ये तो सिद्ध पुरुष हैं जनाब प्रशांत किशोर जी, तो इनकी तो राय माननी पड़ेगी। तो उनको कांग्रेस को सूझा ब्राह्मण चेहरे के नाम पे, वो सही सूझा, वो शीला दीक्षित का नाम सूझा, क्योंकि शीला दीक्षित भले ही बुरी तरह से उनको सत्ता से बाहर कर दिया हो अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन 15 वर्ष की जो दिल्ली में उनकी जो सत्ता थी उसका जो लेखा जोखा था, उससे फिर भी उनकी एक तरह से उनकी एक छवि पूरे देश में एक बनी हुई थी कि विकास और प्रशासनिक कुशलता के मामले में वो जो उनकी सलाहियत है वो बेजोड़ है शीला दीक्षित की। तो शीला दीक्षित को तो कांग्रेस ने यह तय किया, कांग्रेस ने ये ख्याल नहीं किया कि शीला दीक्षित की उम्र कितनी हो गई है। तमाम अगर कांग्रेस का ये था कि कांग्रेस का ये सोचना तो सही था कि हाँ पूरे देश में उनकी इस मामले में स्वीकार्यता थी कि वो दिल्ली में उन्होंने अपने आप को बेहद कुशल प्रशासक और बहुत ही विकास के मामले में बहुत ही विजनरी
नेता साबित किया है, लेकिन उम्र भी तो देखनी चाहिए थी, शारीरिक स्थिति भी तो देखनी चाहिए थी। ये इसको अनदेखा करके और शीला दीक्षित को उन्होंने, कांग्रेस ने प्रशांत किशोर की सलाह की वजह से तय किया कि हम शीला दीक्षित के चेहरे को आगे रख के जो है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा का 2017 का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसमें क्या हुआ कि पहला कौर ही बिगड़ गया, पहली कौर बिस्मिल्लाह हो गया, क्योंकि जिस शीला दीक्षित जब आई उत्तर प्रदेश में शुरुआत अपनी राजनीतिक पारी का आगाज करने के लिए उत्तर प्रदेश में, तो उनकी उस दिन वो निकाली गई, उनकी शोभा यात्रा निकाली गई, उनका एक तरह से रोड शो निकाला गया। उस रोड शो में शीला दीक्षित क्या हुआ कि धूप पड़ी रही थी और उम्र भी उनकी बहुत हो चुकी थी, तो शरीर में उतनी क्षमता नहीं रह रही थी, तो बीच रास्ते में ही हुआ वो अपनी गाड़ी पे गस खा के गिर पड़ी। इसका बहुत ही बैड इफेक्ट हुआ। लोगों ने कहा कि बीमार नेता को जो पता चली कि पहली रैली ही नहीं कर पाए, पहली रैली में जिसकी स्थिति क्या बन गई है, तो पूरा इम्प्रेशन ख़त्म हो गया कांग्रेस का। लोगों की कांग्रेस के बारे में ये हो गया कि तो एकदम चुकी हुई पार्टी है, इसके पास में कुछ रह नहीं गया है, और ये ऐसे जो है मृतप्राय लोगों पे, मृतप्राय चेहरों पे दाव लगा रही है, तो उसका एक बहुत बुरा खामियाजा आगे चल के भुगतना पड़ा। और कांग्रेस खुद तो निपटी, कांग्रेस ने अपने साथ साथ में वो गलती करके प्रशांत किशोर की सलाह पे, और वो भी जो है समाजवादी पार्टी का भी नुकसान करा दिया। केवल 47 सीटें मिली उस चुनाव में प्रशांत किशोर की पूरी ताकत लगाने के बावजूद, तो कांग्रेस को तो उसमें केवल 7 ही सीटें मिली, उसको बीजेपी को भूतो न भविष्यतो बहुमत मिला। और दूसरा ये है कि कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो भी जो है बिहार की तरह की स्थिति, यहाँ पर भी अस्मिता की राजनीति इतनी बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गई थी कुछ दशकों के अंदर, तो इस पहलू पे उन्होंने गौर ही नहीं कर पाया प्रशांत किशोर ने, क्योंकि उनकी दृष्टि तो बनी हुई है अपनी वर्ग चेतना के कारण, अपनी जाति चेतना के कारण, तो इस बात की सोच ही नहीं पाए कि एक दौर था कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और उसके बाद में ठाकुरों का वर्चस्व होता था, उनके इशारे पर यहाँ की राजनीति घूमती थी। लेकिन तब से तो गोमती में कितना पानी बह गया 1989 के बाद से, तब से तो ये हो गया कि यहाँ पे उसके लिए कोई स्कोप ही नहीं बचा। अगर ठाकुर ब्राह्मण के नाम की अगर आप राजनीति करें, अगर बीजेपी ने जो है भले ही एक योगी को एक ठाकुर नेता को उन्होंने उभारा था, लेकिन ठाकुर समझ के नहीं उभारा था, तो उसको ये सोच रहे थे कि वो अपने आप में योगी हैं, एक भगवाधारी हैं, तो इसलिए उनकी वजह से पूरा हिंदू समाज का एक जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ था। इस नाते योगी को लेके आई थी, ठाकुर चेहरे के रूप में उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। अब ये बात दूसरी कि योगी ने उसमें गलती कर दी, इसलिए 2017 की तुलना में उनको अपने आप को जो एक उनका जो क्षत्रिय घमंड था उसके प्रदर्शन में उतनी बड़ी चूक हुई कि वो 2017 की फिर सफलता 2022 में नहीं दोहरा सके। 2024 में तो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने दूसरे स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया। तो मैं बात कर रहा था प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ये जो सफ़ेद पोश मध्यम वर्गीय राजनीति है, ये समाज की हमने बताया कि बहुत गहराई में जाके जो प्रगति के लिए जो समाज के अंदर की आंतरिक संरचना में जो रुकावटें हैं, जो उसका रोग है समाज का, जो पुरानी व्यवस्था जो रुग्णग्रस्त हो चुकी है, उसका उपचार कैसे हो अंदर जाके, इसके बारे में ये जो पेशेवर रणनीतिकार होते हैं, इसके बारे में इनकी समझ कोई बहुत अच्छी नहीं होती, उतनी गहराई तक जाने का उनमें मादा नहीं रहता। तो इसलिए एक ब्राह्मण चेहरे को पेश करने की कांग्रेस की सलाह देते समय उन्होंने इन चीज़ों पर गौर नहीं कर पाया प्रशांत किशोर ने। उसका नतीजा हमने बताया कि बहुत शर्मनाक नतीजा रहा, और उसकी वजह से ये कि प्रशांत किशोर का
बाजार ठंडा पड़ गया। इस बीच में ये हुआ कि जब प्रशांत किशोर ने उनकी 2015 में जब बिहार में उनका दामन थाम लिया था, तो तब तक मोदी को भी समझ में आ गया था कि जो 2014 की सफलता है, उस सफलता में प्रशांत किशोर के योगदान का प्रतिशत बहुत कम है। वो उस सफलता के पीछे और तमाम सारे कारण थे, और मूल कारण वही था कि उन्होंने समाज की उस नस को छुआ, उस दुखती रग को छुआ था। तो 2014 के इलेक्शन के पूरे अभियान में जो मणिशंकर अय्यर का एक जो बयान था, जिसके कुछ शब्दों का जो उन्होंने एक साक्षात्कार दिया था, उसके कुछ शब्दों को लपक के, और उन्होंने फिर मैं तो नीची कौम से हूँ, मैं तो नीच हूँ, मैं तो बाबा साहब ने हम लोगों को रास्ता दिखाया, वरना हम नहीं होते, तो इसलिए ये लोग सहन नहीं कर पा रहे। ये जो उन्होंने तो ये जो विधवा विलाप की स्टाइल में और ये दुखड़ा रोना शुरू किया था, तो इसी दुखड़े का परिणाम था कि वो अस्मिता की राजनीति में बाजी मार ले गए थे मोदी ने, और ये उनकी सफलता की वजह थी। वो तो छौंक लगाने भर तक की भूमिका थी उसमें प्रशांत किशोर की, जो तो फिर तय कर लिया प्रशांत कि उन्होंने कहा कि नहीं, हमें किसी प्रशांत किशोर की ज़रूरत नहीं। मोदी ने उसके आगे सोच लिया कि हमें किसी प्रशांत किशोर की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही पर्याप्त हैं। हम जो है जो एक राजनीति की जो रणनीति बना सकते हैं, वो ये पेशेवर राजनीतिज्ञों का बोता नहीं। ये तो हमारी रणनीति कामयाब है, हमने ऐसे मुद्दे उठा दिए हैं जो लोगों के दिलों को छूने वाले, तो ये केवल उन स्थितियों को बूस्ट कर सकते, लेकिन ये पैदा नहीं कर सकते किसी दल के प्रति लोगों में आस्था। वो आस्था पैदा करने का काम नहीं है। आस्था पैदा करने का काम तो राजनीतिक दल को खुद ही करना पड़ेगा। ये केवल उसको बूस्टर डोज दे सकते हैं। लेकिन जब कुछ होगा ही नहीं हमारे अंदर, तो फिर वो बूस्टर डोज भी तो बूस्टर डोज किस काम का। तो इस नाते मोदी के हाथ से तो इनका पत्ता कट ही गया था। और फिर जब 2017 में जो ये कांग्रेस की भरपिटी प्रशांत किशोर का सहयोग लेने की वजह से, तो फिर मोदी को और ज़्यादा इनके प्रति मोदी के मन में और ज़्यादा तिरस्कार की भावना हो गई। लेकिन कमज़ोर चेतना के कारण हम फिर कह रहे हैं कि इसके बावजूद भी 2017 में उत्तर प्रदेश में प्रशांत किशोर के लटकों का ये असर देखने के बावजूद भी उनका वो बने रहे, उनके ऊपर प्रभाव बना रहा नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार ने उसके बाद में उनको अपना राजनीतिक सलाहकार भी बनाया, अपनी पार्टी में भी शामिल कर लिया। लेकिन वो बहुत जल्दी नीतीश कुमार के सामने भी स्पष्ट हो गया, जब वो वहाँ पे जिस ढंग से वो पार्टी को हाँकने की कोशिश करने लगी, उससे नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि उनकी अति महत्वाकांक्षी फितरत का पता चल गया नीतीश कुमार को। तो फिर नीतीश कुमार ने भी 2020 का चुनाव, जब 2020 का जो तब उसका बिहार विधानसभा का चुनाव था, उससे कुछ समय पहले उनको पार्टी से उनकी छुट्टी कर दी और उनसे पिंड छुड़ा लिया। तो 2020 के चुनाव में फिर जो है नीतीश कुमार को एक बार फिर कामयाबी मिली। और इस बीच में नीतीश कुमार ने ये कहा कि जहाँ से वो जिस भारतीय जनता पार्टी को मोदी के प्रति अपनी अरुचि जाहिर करते हुए अपने आप को अल्पसंख्यकों का बड़ा मसीहा साबित करने के लिए वो जिस भारतीय जनता पार्टी से वो छिटके थे, अब उन्होंने समझ लिया कि हमारी ये निभ पाएगी तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही निभ पाएगी, क्योंकि थोड़ा उस जो सामाजिक परिवर्तन के मामले पे जो सुधारवादी, थोड़ी बहुत सुधारवादी मंशा, उसके जरिए एक वंचित जातियों को, वंचित जनता को जो गुमराह करने के जो फार्मूले, भ्रमित करने के जो फार्मूले भाजपा के पास में है, तो उनका भी साहस उससे ज़्यादा लंबी छलांग लगाने का नहीं था। वो भी वहीं तक अपने आप को सीमित रखना चाहते थे, पिछड़ों को, दलितों को सम्मान दिलाने के नाम पे। तो उन्होंने कहा कि और इनके तो ये तो बहुत उग्र तरीके से पेश आते थे इन मामलों में, आरजेडी है तो इसलिए उन्होंने कहा कि और जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं ये उनका बुता
नहीं था। उनका खुद का ही चरित्र बड़ी यथास्थितिवादी नीतीश कुमार, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए 2020 के चुनाव में, और उनमें उनको एक बार फिर से सफलता मिल गई। तो और इसी दौरान उन्होंने सोचा कि अब एक दो जगह और मैंने कहीं जो आजमाइश की, और एक आध खेमे को और जो है हमने उसको ये वरदान देने के अभिमान में एक आध और हमने नया खेमा चुना, और वो भी कांग्रेस की तरह से वहाँ पे भी वो खेमा पिट गया। तो अब वो अपनी जान चुके थे कि हम अपनी कि हमारी ताकत क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये अवसर है, इसके पहले यही है कि एक जो हमारी असली लक्ष्य, हमारा जो असली मंजिल है, जो शिखर की राजनीति पर हमको कब्जा करने का जो ध्येय हम बनाए हुए, अब उसके लिए एकदम कदम आगे बढ़ाए जाए। तो उन्होंने वो जन स्वराज अभियान, उस जन स्वराज अभियान की यात्राएं शुरू कर दी, और अब उस यात्रा का परिणाम वो पहले बिहार विधानसभा के चुनाव में वो उसको कैश कराना चाहते हैं, लेकिन वो देख रहे थे कि बात बन नहीं पा रही जन स्वराज यात्राओं से प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर एकदम विसिल ब्लोअर बन गए अब एंड टाइम पर, जब बिल्कुल राज्य के चुनाव की स्थितियां सन्निकट आ चुकी हैं, तो वो विसिल ब्लोअर बन गए, और उन्होंने बहुत ही एक तरह से बहुत हमलावर अंदाज में जो इनके एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जो एनडीए सरकार की जो स्तंभ हैं, उन पर बहुत ही हमलावर अंदाज से उन्होंने उनके कच्चे चिट्ठे खुलना शुरू कर दिया। हालांकि अभी नीतीश कुमार के प्रति अभी उनकी सहानुभूति बरकरार है, अभी वो नीतीश कुमार पे व्यक्तिगत कोई चोट नहीं कर रहे नीतीश, क्योंकि वो इसलिए भी चोट नहीं करना चाह रहे कि वो पासा उल्टा पड़ सकता है। नीतीश कुमार के बारे में तो उनका ये है कि उसी चर्चा को जारी रहने दिया जाए कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, उम्र का उन पर प्रभाव पड़ चुका है। तो वो आदमी तो अच्छे हैं, लेकिन अब वो क्या करें, उनको होश ही नहीं रहता इस बात का। तो वो इसी धारणा को मजबूत करना चाहते, इसलिए वो ये नहीं चाहती कि नीतीश कुमार पर हमला करके, और जो लोगों के बीच में ये धारणा बनी हुई है उसके चलते कहीं नीतीश कुमार के प्रति ये ना हो कि दाव उल्टा पड़ जाए और नीतीश कुमार के प्रति लोगों की हमदर्दी उमड़ने लगे। तो नीतीश कुमार की तो तारीफ कर रहे, लेकिन सम्राट चौधरी कैसे कैसे कारनामे उन्होंने उनकी खोले हैं, हत्या के मुलजिम में उस समय गलत ढंग से अपने आप को नाबालिग बता के और वो बरी हो गई। इसी तरीके से उनकी शिक्षा की स्थिति क्या है वो उन्होंने सामने रखती। भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उनकी भी उन्होंने अच्छी बहुत पोल खोली है। मंगल पांडे जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो उनका भी उन्होंने पूरा चिट्ठा सामने करके रख दिया है। ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी है, वो भी क्या गोल खिला रहे हैं। लोग अचंभे में हैं, लोग आश्चर्यचकित हैं, और ये इन मुद्दों का असर ये हुआ है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत गद्दावर नेता हैं, वो भी विफर उठे, वो भी अपनी पार्टी पे विफर उठे। वो कह रहे कि अगर जो प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे अगर वो गलत है तो उनसे कहिए, अपनी इन लोगों से जिन पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो उनका प्रतिवाद करें और पार्टी पूरी मजबूती के साथ प्रतिवाद करें। अगर वो ऐसा नहीं कर रही है तो हम ये मानेंगे कि प्रशांत किशोर के आरोप सही हैं। तो हम इस गंदगी को ढोकर पार्टी में बने रहने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि हम एक अलग पार्टी बना लेंगे, अलग रास्ता चुन लेंगे। तो ये भी एक बड़ी मुसीबत का कारण बना हुआ है। और इन मुद्दों को उठाने से कुछ ना कुछ लोग, क्योंकि ये तो है कि जनता मुख्य रूप से अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा सही ढंग से उठाया जाए तो भ्रष्टाचार का मुद्दा ही जनता को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इसलिए प्रशांत किशोर फिलहाल इन जो नीतीश सरकार के मंत्री हैं और जो बीजेपी के और उनके जेडीयू के जो तमाम दागी नेता हैं, उनसे जो है
दो हाथ करने की उन्होंने जो मुद्रा अख्तियार की है, इसलिए वो एक बड़े वर्ग में बिहार की जनता की वो एक हीरो के रूप में स्थापित हो गए। लेकिन अब ये दूसरी बात है कि ये इसको वो वोट के रूप में कैसे करा पाएंगे कि नहीं करा, क्योंकि हमने ये कहा कि हम पहले ये कह चुके कि बिहार में प्रशांत किशोर को ये समझ नहीं है कि बिहार में और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अस्मिता की जो राजनीति है उसको लोग सर्वोपरि महत्व देते, और वो लोग आपके प्रति हमदर्दी रखते हुए भी, आपको जो है आपकी तारीफ करते हुए भी, लेकिन जातिगत समीकरण का आपने अपनी रणनीति में कोई स्थान नहीं दिया है तो आप गच्चा खा जाएंगे। तो इसलिए लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने तो बहुत कुछ पा लिया था, वो मध्यम वर्ग सफेदपोश मध्यम वर्गीय राजनीति का जो आकर्षण है उसके माध्यम से, और वो हमने बताया कि दिल्ली उसके लिए अनुकूल थी, बिहार उसके लिए अनुकूल भी नहीं है, और लगता है कि ये तो जो है इनके लिए तो जो शुरुआती बौनी ही जो है वो बहुत ही अपशकुनकारी साबित होगी प्रशांत किशोर के लिए। प्रशांत किशोर को 5-6% हो सकता है वोट मिल जाए, और वो अब लगता तो ये है कि वो दूसरी दोनों प्रतिद्वंदी दलों का खेल बिगाड़ेंगे, लेकिन खेल ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का बिगाड़ेंगे, ये देखेंगे। तो एक वोट काटू राजनीति का एक वोट काटू राजनीति के तौर पे उनकी पहचान सामने आएगी, और ये जो शुरुआत जब इतनी खराब होगी तो आगे के प्रशांत किशोर के सारे मंसूबे पहले कदम पे ही डरे रह जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।